तो अब लेंगे हम अगले चैप्टर के बारे में। उम, अंग्रेज़ों के समय में भूमि कर व्यवस्था के बारे में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। तो जब आपने पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने भारत पर अपने जो राज्य था उसकी स्थापना की और इसी स्थापना के अंतर्गत उन्होंने बंगाल, मैसूर और साथ ही साथ उन्होंने जो है कर्नाटक इत्यादि के ऊपर भी अधिकार कर लिया और मराठा शक्ति का भी उन्होंने एक प्रकार से अंत कर दिया। अंग्रेज़ों ने इसी के साथ साथ भारत में प्रशासन की ओर भी ध्यान दिया। तो इसी के अंतर्गत लेंगे हम अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व प्रणालियां हैं उनके बारे में। मुगल काल के समय में सम्राट को निर्धारित राजस्व देकर जागीरदारी अथवा सामंती जो अधिकार थे वो प्राप्त किए जा सकते थे और इसी आधार पर 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के तत्कालीन सूबेदार और औरंगजेब के पुत्र आजिम उस शान से 1200 रुपये के बदले में सुतानुती कलकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 ग्रामों की जागीरदारी खरीदने की अनुमति प्राप्त कर ली। कंपनी ने शीघ्र ही सुतानुती के स्थान पर किलेबंदी करवाने का काम शुरू कर दिया, जिसका नाम इंग्लैंड के सम्राट विलियम के नाम पर फोर्ट विलियम रखा गया और 4 वर्ष के पश्चात तीनों गांवों को मिलाकर एक नगर बसा दिया, जिसको जो कि बाद में कलकत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज बंगाल के स्वामी बन गए। 1764 में बक्सर की लड़ाई से तो वो पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि बंगाल के स्वामी बन गए और उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो थी वो प्राप्त कर ली। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने भारत में कुछ प्रणालियां जो थी भूमि कर व्यवस्था को सुधारने से संबंधित लागू की, तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली आती है उनका परमानेंट सेटलमेंट या जिसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में और लॉर्ड कॉर्नवालिस की समय में जो है कि द्वारा जो है ये लागू किया गया। कॉर्नवालिस की सबसे बड़ी सफलता उसका बंगाल का स्थायी बंदोबस्त है और प्राचीन काल से आज तक सरकार की आय का एक मुख्य साधन रहा है भूमि कर, इसलिए प्रत्येक सरकार को इसकी ओर विशेष ध्यान देना पड़ा। इतना होते हुए भी कॉर्नवालिस ने के गवर्नर जनरल बनने से पहले भूमि कर इकट्ठा करने के जो तरीके थे वो सही नहीं थे। अंग्रेजों के आने से पहले सरकार की ओर से भूमि कर उगाहने वाले अधिकारी जो थे ये क्या करते थे, किसानों से लगान इकट्ठा करके अपनी कमीशन जो कि 10% होती थी वो काट लेते थे और बाकी का जो रकम थी वो सरकारी खजाने में ये जमा कर देते थे। तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, तो क्लाइव ने कर इकट्ठा करने की पुरानी रीति को चलने दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए तो पहले 1772 में भूमि के 5 वर्ष और बाद में 1777 ईस्वी में उसने जो है क्या किया कि 1 वर्ष के ठेके पर देना शुरू कर दी, लेकिन ठेके पर भूमि देने की ये रीति कई प्रकार से घातक हुई और इसमें बहुत सी कमियां पाई गई। इन कमियों में विशेष तौर पर जमींदार क्या करते थे, जोश और जिद में आकर अधिक बोली दे देते थे। उतनी रकम भूमि की आय से पूरी नहीं कर पाते थे, तो सरकार का बहुत सा धन बिना उगाही के रह जाता था। दूसरा, जमींदारों को ये विश्वास नहीं था कि अगले वर्ष भूमि उन्हीं को मिलेगी, इसलिए वे भूमि की दशा को सुधारने का भी प्रयास नहीं करते थे। तीसरे, 1 वर्ष का ठेका समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही जमींदार लोग नालियां और कुओं में मिट्टी भर देते थे और वृक्षों को नष्ट कर देते थे। कच्ची अथवा पक्की सब प्रकार की फसल को काट लेते थे और करते जब वे ये सारा कुछ जो थे काम करते थे वो इसलिए ये सब कुछ काम करते थे ताकि कोई और ठेका
ले सके, और जब ठेका लेता है तो क्या है कि उनके ठेके की रकम बढ़ ना सके। तो ऐसे कार्यों का परिणाम बड़ा विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि देश की उपज की बहुत कम होने लगी। फिर अगला 1 वर्ष के ठेके में अपनी ठेके के रकम को पूरा करने के उद्देश्य से जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों को बहुत ही तंग करते थे, और इसी के तहत किसान जो था बहुत ही दुखी था। तो अगला है बंगाल का स्थायी भूमि प्रबंध या परमानेंट सेटलमेंट। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने से पहले इंग्लैंड की सरकार को ठेके पर भूमि देने की त्रुटियों का उसको जानकारी थी, इसलिए 1784 में पास होने वाले पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के डायरेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि भारतीय न्याय व्यवस्था और संविधान के अनुसार वे वहां भूमि का कोई स्थायी प्रबंध स्थापित करे। इसलिए अप्रैल 1786 में जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत पहुंचा तो कंपनी के डायरेक्टरों ने उसे निर्देश दिया कि पिट्स इंडिया एक्ट के धाराओं के अनुसार वो स्थायी रूप से भूमि कर निश्चित कर दे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जल्दी से कुछ नहीं करना चाहता था। उसने भूमि कर की जांच पड़ताल का कार्य बंगाल प्रशासन के एक अनुभवी सदस्य सर जॉन शोर था उसका नाम। तो सर जॉन शोर को जो है उसने ये काम सौंप दिया। सर जॉन शोर को उसने कहा कि वो ये सारा कुछ देखिए भूमि कर से संबंधित। 3 वर्ष तक 1786 से 1789 के बीच में सर जॉन शोर ने सारा कुछ जो था ये लगान संबंधी व्यवस्था का निरीक्षण किया, और उसके आधार पर 10 फरवरी 1790 ईस्वी को क्या किया उसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे एक स्थायी रूप दे दिया, और भूमि जो थी सदा के लिए जमींदारों को सौंपी गई, और इसलिए इसको स्थायी बंदोबस्त या स्थायी भूमि प्रबंध का नाम दिया गया। तो क्या था कि इसमें क्या धाराएं थी, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। इससे पहले उनकी कानूनी स्थिति ये थी कि वे भूमि का एकत्र करने का अधिकार तो रखते थे, लेकिन भूमि के स्वामी नहीं थे। अब वे स्थायी रूप से स्वामी हो गए और जब चाहे भूमि बेच सकते थे। दूसरा, अब उन्हें नित्य प्रतिदिन दी जाने वाली जो उत्तराधिकार की फीस थी उसको देने से भी मुक्ति मिल गई। तीसरी, साथ ही साथ जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर निश्चित कर दिया गया, जिसकी रकम बाद में बढ़ाई नहीं जा सकती थी। ये निश्चित हुआ कि 1793 में किसी जमींदार को लगान में जो कुछ प्राप्त होता है, सरकार भविष्य में उसका 10/11वां भाग लिया करेगी। 10/11वां भाग ये जो है भविष्य में सरकार उससे लिया करेगी और शेष जमींदार के पास रहेगा। तो स्थायी बंदोबस्त के गुणों के विषय में इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ ने इसको बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कहा और कुछ ने जो है इसकी बहुत ही आलोचना की। तो इसके गुण क्या थे? गुणों में स्थायी भूमि प्रबंध का समर्थन जो है बहुत से विद्वानों ने किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा ये कार्य था, जिससे क्या हुआ कि भूमि संबंधी अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा जो थी ये जमींदारों को प्रदान की गई। और पहला तो अंतिम रूप में जमींदारों के लिए ये लाभदायक माना गया, उनको काफ़ी लाभ इससे पहुंचा, वो समृद्धशाली होने लगे। दूसरा, बार बार भूमि कर करने के झंझटों से छुटकारा मिला। बार बार भूमि कर निश्चित किया जाता था, उसके झंझट से भी छुटकारा मिला। तीसरा, सरकार की जो आय थी वो भी निश्चित हो गई 1793 ईस्वी के पश्चात। प्रशासन के कार्य में भी कुशलता आई और उपज तथा समृद्धि जो थी उसमें भी वृद्धि हुई। व्यापार और उद्योग की भी उन्नति हुई। जमींदार कृषि कार्य में अपना पूरा ध्यान देने लगे और भारत में खासकर जो ब्रिटिश सरकार थी उसको भी इससे स्थिरता प्राप्त हुई। लेकिन इसके बहुत से अवगुण भी पाए गए। अवगुणों के विषय में थॉर्नटन और होम्स इसने इसकी आलोचना की है।
तो पहला तो शुरू में जमींदारों पर इसका शुरू में विनाशकारी प्रभाव पड़ा। दूसरा, किसानों के हितों की इसमें अवहेलना की गई। जमींदारों ने उनके ऊपर आगे चलकर कई प्रकार के अत्याचार किए। तीसरा, राज्य के भावी हितों की भी अवहेलना की गई। समय के साथ साथ कृषि की दशा सुधरती गई और भूमि से प्राप्त होने वाली आय बढ़ती गई, परंतु क्योंकि सरकारी भाग निश्चित था, इसलिए बढ़ी हुई आय से सरकार एक पाई भी ज्यादा नहीं ले सकी। सभी फालतू आय किसको मिली? जमींदारों को। तो इसके साथ साथ अनुपस्थित जमींदारों का भी उदय हुआ। कुछ ऐसे लोग आ गए बीच में जमींदार बन के, जिनके पास पहले भूमि ही नहीं थी। फिर खेती न करने वाले लोगों पर अधिक करों का बोझ इससे पड़ा। फिर अन्य जो प्रांत थे, प्रांतों का बोझ, अन्य प्रांतों पर भी इसका काफी बोझ पड़ा। तो कुछ ने जो है इसकी आलोचना की है। अगली व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये व्यवस्था जो चलाई, ये चलाई बंगाल में। अगली रैयतवाड़ी व्यवस्था 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों के लिए भारत के अन्य भागों में पांव पसारना आसान हो गया। दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम भारत में भी अंग्रेजों ने साम्राज्य का विस्तार किया और भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने की उनको यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो गई। इन नए क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा के दोषों को देखते हुए लागू करना इसके को असंभव लगने लगा, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जमींदारों की अपेक्षा ऐसे किसानों की संख्या अधिक थी जो स्वयं कृषि करते थे। तो उच्च अंग्रेज अधिकारी कैप्टन रीड तथा टॉमस रो का विचार था कि भू राजस्व बंदोबस्त सीधे किसानों के साथ किया जाए, और इस प्रकार सीधे रैयत, रैयत का मतलब है किसान से, ठीक है, रैयत होता है किसान। तो सीधे जो है रैयत या किसान के साथ क्या किया जाए, एक जो बंदोबस्त है, समझौता है, वो किया जाए। और इसी के अंतर्गत सरकार ने क्या किया, ये अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम टॉमस मुनरो था। उसका विचार था कि बंदोबस्त सीधे किसान के साथ किया जाए। तो इस प्रबंध के अंतर्गत किसान या भूमिदार को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और भूमि कर की कुछ शर्तें निश्चित कर दी गई। रैयत किसानों को भू राजस्व सीधा सरकारी खजाने में जमा करवाना होता था। वो अपनी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रख सकता था, उसे बेच सकता था, उसे उसकी भूमि से तब तक बेदखल नहीं किया जा सकता था जब तक वह निर्धारित समय पर भूमि कर किसान को जमा करवाता रहता था। और इस प्रणाली में हर 20 या 30 वर्षों के बाद भू राजस्व को कम अथवा अधिक किया जा सकता था। तो रैयतवाड़ी प्रबंध का जन्मदाता था टॉमस मुनरो, ठीक है। टॉमस मुनरो या थॉमस मुनरो ने जो है इसको थॉमस मुनरो को इसका जन्मदाता कहा जाता है। 1820 से 1827 के बीच में मद्रास प्रेसिडेंसी का वो गवर्नर रहा। उसने अपने शासनकाल में मद्रास प्रांत के मालाबार, कन्नड़, मदुरा, डिंडीगुल में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करवाया। बाद में मद्रास प्रांत के रैयतवाड़ी पंजाब और व्यापक रूप में विशेष तौर पर शुरू में तो क्या है कि मद्रास प्रांत के ये मालाबार, कन्नड़, मदुरा, डिंडीगुल में ये लागू की गई, लेकिन बाद में मद्रास प्रांत के रैयतवाड़ी प्रथा को व्यापक रूप में मद्रास प्रांत में लागू किया गया, संपूर्ण मद्रास प्रांत में। पहले तो कुछ ही हिस्से थे। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को 20-30 वर्षों के पश्चात भूमि कर को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त था। इसलिए बाद में यह व्यवस्था
बाद में मद्रास में भूमि कर ये उपज का जो था 45 से 50% तक निश्चित कर दिया। 1837 में बंबई प्रांत में भी रैयतवाड़ी प्रबंध को लागू किया। वहां भी मद्रास प्रांत की भांति किसानों को भूमि का स्वामी मान लिया गया तथा उससे भूमि कर वसूल किया जाने लगा। इस व्यवस्था को 30 वर्षों के लिए लागू किया गया। तो इस तरह से ये व्यवस्था चलाई गई। 1800 किसान बाद में क्या हुआ कि किसानों में असंतोष फैल गया और कुछ उपद्रव भी होने लगे। 1875 में किसानों का आंदोलन उनमें से एक प्रमुख आंदोलन था। किसानों में बढ़ते हुए असंतोष को देखकर सरकार ने 1879 में दक्षिण कृषि राहत अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत किसानों को साहूकार की चंगुल से बचाने के प्रावधान किया गया। तो इसके गुणों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त से कहीं अच्छा समझा गया। तो सबसे पहले तो ये कहा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्योंकि सरकार के संबंध सीधे किसान से होते हैं, इसलिए किसानों को बीच में ही तो इसलिए ज़मींदारों को बीच में कुछ नहीं देना पड़ेगा। दूसरे ये कहा गया कि जहां स्थायी बंदोबस्त में भूमि कर स्थायी कर दिया जाता था, वहां रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत यह 20 या 30 वर्षों के बाद बदला भी जा सकता है। लेकिन इसके कुछ अवगुण भी पाए गए। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को नहीं बल्कि सरकार को फायदा पहुंचा। अब किसानों के लिए जमींदारों की अपेक्षा कंपनी का एक बड़े जमींदार के रूप में कंपनी जो थी एक बड़े जमींदार के रूप में खड़ी हो गई। भारी करों के बोझ से किसान जो थे दबने लगे। सूखा, बाढ़ में फसल पूरी तरह नष्ट हो जाए क्योंकि किसानों को राजस्व देना ही पड़ता था। फिर ये हो गई दूसरी व्यवस्था। तीसरी है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था को सत्तांतरित जिलों तथा विजित क्षेत्रों में लागू किया गया। सत्तांतरित जिलों में वे थे जैसे कि अवध के नवाब ने 1801 में संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया था। इनमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले इटावा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली शामिल थे। उत्तरी भारत में ही मराठों को पराजित करने के पश्चात अंग्रेजों का पानीपत, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा जिले प्राप्त हो गए, जिन्हें विजित क्षेत्र कहा जाता है। इन सभी स्वतंत्रित तथा विजित क्षेत्रों को मिलाकर उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया और इन क्षेत्रों में बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई और इस तरह से यहाँ पर ये जो व्यवस्था थी इसको लागू इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया। तो ये जो व्यवस्था थी ये भी बहुत ही गुणकारी ये व्यवस्था जो थी अंग्रेज़ों के लिए बड़ी ही लाभदायक साबित हुई। जिस तरह से कि 2 अन्य व्यवस्थाएं, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये बंदोबस्त 1812-13 में और विजित क्षेत्रों में 1815-16 में बाद में आगे चलकर जो था, खासकर जो स्थायी बंदोबस्त की हम बात कर रहे हैं, ये 1812-13 में और विजित क्षेत्रों में 1815-16 में समाप्त होनी थी और उसे पुनः लागू किया जाना था। लेकिन निदेशकों के न्यायालय ने 1817 में स्थायी बंदोबस्त के विचार को छोड़ दिया और इसके पश्चात बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के सचिव थे होल्ट मैकेंजी, नाम था उनका होल्ट मैकेंजी, ने 1819 में सुझाव दिया कि भूमि का पूर्ण लेखा जोखा तैयार करवाकर पूरे गांव का भूमि कर निर्धारित किया जाए ताकि प्रत्येक गांव के प्रधान पटेल नंबरदार से भूमि कर इकट्ठा किया जाए। बाद में इन सुझावों को कानूनी रूप दिया गया जिसे 1822 का रेगुलेशन 7 कहा गया और महालवाड़ी नाम के अंतर्गत इस भू राजस्व को लागू किया गया। महाल का अर्थ होता है गांव। महाल मतलब गांव, ठीक है। तो महालवाड़ी
महालवाड़ी हो गया पूरे गांव का बंदोबस्त। तो इसको जो इसलिए इसको महालवाड़ी व्यवस्था को ग्राम व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये व्यवस्था जो थी पूरे गांव में के महाल के प्रतिनिधियों के साथ सामूहिक रूप से की जाती थी। गांव की सारी भूमि को ग्राम सभा की संपत्ति माना जाता था, जिसे बॉडी ऑफ को शेयर्स भागीदारी समूह कहा जाता था। यही भागीदारी समूह भूमि कर अदा करने का उत्तरदायी था। यदि कोई किसान अपनी भूमि छोड़ देता था तो उस भूमि पर गांव सभा का अधिकार मान लिया जाता था और इस व्यवस्था में भी समय समय पर भू राजस्व में फेरबदल कर दिया जाता था। 1835 ईस्वी में मार्टिन बर्ड के नेतृत्व में उत्तरी भारत में भूमि के निरीक्षण का कार्य किया गया। खेतों की सीमाएं परिधियां निर्धारित की गई। इस कार्य में मार्टिन ने स्वयं बहुत रुचि ली, इसलिए इसे उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त में सरकार को जो भविष्य में हानि उठानी की बात थी, वो महालवाड़ी व्यवस्था में भविष्य में भूमि कर व्यवस्था में इस प्रकार की कोई हानि जो थी नहीं उठानी पड़ी। तो ये कुछ व्यवस्थाएं जो थी ये सरकार के द्वारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई भूमि कर व्यवस्था के अंतर्गत। आगे का हम अगले चैप्टर इसमें पढ़ेंगे।